नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज अपना जो टॉपिक है वो वैसे तो इंडियन हिस्ट्री का है ना। लेकिन हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा में। और भारतीय संविधान की विकास यात्रा में हम बात करेंगे आज उस महत्वपूर्ण दौर की जहां पे कुछ जो अधिवेशन है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद में क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। उसके साथ में साइमन कमीशन जो है वो भी विफल हो जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाती है। और ये एक नहीं तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन। तो चर्चा करेंगे गोलमेज सम्मेलनों की, क्यों हुए, क्या कारण था। पहली बात तो यह है कि ये हुए ही क्यों, कब हुए, सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया लंदन में। यहाँ पे लंदन में निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे। और कब बुलाए, तो ये 12 नवंबर 1930 को बुलाए गए। और ये 12 नवंबर 1930 से जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो चलता है 19 जनवरी 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? गोलमेज सम्मेलन। क्या था? गोलमेज सम्मेलन क्या थे, क्यों बुलाए गए है? इन सम्मेलनों को बुलाने का कारण क्या था? सबसे पहले बात करते हैं कारण। है ना, कितने थे, सबकी चर्चा करें। क्या कारण थे? पहला कारण था 1919 का अधिवेशन, जो अपर्याप्त कार्यवाही के कारण उसके बाद में 1929 में नया आता है। लेकिन वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो एक तो 1919 का जो अधिवेशन है, 1919 का क्या अधिनियम है, सॉरी 1919 का जो अधिनियम है ना, ये इसका कारण होता है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? साइमन कमीशन की विफलता। साइमन कमीशन की विफलता एक कारण ये रहा। नए संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता थी। भाई, जो भारत में शासन करने के लिए जो संविधान था उसमें नए संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता, ये भी एक कारण है। ये मुख्य कारण रहे, है ना। अब बात करेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। किसकी बात करेंगे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन सा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले। किसकी बात करेंगे?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कब से शुरू हुआ और कब तक ये चला? तो बात करते हैं कब से शुरू हुआ। तो 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है, ये बुलाया गया था। और कब तक चला भाई? 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है और चला कब तक? 19 जनवरी 1931 तक चला। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला। 1931 तक चला। कहां से कहां तक? 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की, क्या क्या इनके उद्देश्य थे, है ना। उसके बाद में प्रमुख भागीदार कौन कौन हुए, महत्वपूर्ण और कौन कौन से तथ्य थे, वो सारी चर्चाएं करने वाले हैं। बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम इस अधिवेशन के बारे में, इस जो ये सम्मेलन था उसके बारे में कुछ जानते हैं, विचार करते हैं कब हुआ, कहां पर हुआ, उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे, है ना। तो कब हुआ ये तो पता चल ही गया कि कब हुआ। 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। और कहां पर होता है, स्थान कौन सा है? स्थान है लंदन। कौन सा? लंदन, है ना। और लंदन कहां पर है? इंग्लैंड। इंग्लैंड, है ना। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। क्या उद्देश्य लेकर आया और क्या परिणाम निकला, उसकी चर्चा करने वाले। तो बात करेंगे उद्देश्यों की, क्या क्या उद्देश्य थे, है ना। तो उद्देश्य थे भारत में नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था? भारत में नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। भारत के जितने सारे नए सुधार थे, जो संवैधानिक सुधार करने थे, उन पे चर्चा करनी थी। तो एक तो उद्देश्य ये रहा कि भारत में नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। और क्या उद्देश्य रहे? भारत में शासन व्यवस्था के भविष्य का निर्धारण करना। बहुत सारी घटनाएं हुई यहाँ पर, कौन कौन सी घटनाएं हुई उनके बारे में हम विचार करेंगे, आप सबको बताएंगे सारी चीजें। लेकिन एक बार इनका जो उद्देश्य क्या था, तो
भारत में शासन व्यवस्था के भविष्य का निर्धारण करना इसका उद्देश्य था। क्या था? भारत में शासन व्यवस्था के भारत में शासन व्यवस्था के भविष्य का निर्धारण करना। ये इनके प्रमुख उद्देश्य है। अब इसका क्या परिणाम हुआ, है ना, और कौन कौन से काम हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, विचार करेंगे सारी चीजों का, और क्या परिणाम हो सकता है, किस बात पे विचार किया जा सकता है, उस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं आगे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है, नए संवैधानिक जो सुधार है उन पर चर्चा की गई, भारत में शासन व्यवस्था के भविष्य का निर्धारण किया गया, और क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के सभी पक्षों से सहमति, सभी पक्षों की सहमति से एक रोड मैप तैयार किया गया, और ये जो रोड मैप है ये क्या करता है, ये आगे का जो संविधान है उसके बारे में चर्चा करेगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम जो सम्मेलन है जहां भारतीय रियासतों ने एक संघीय व्यवस्था का समर्थन किया था। सबसे पहले भारत में प्रथम बार संघीय व्यवस्था का जो है समर्थन किसने किया था? भारतीय लोगों ने, भारत की रियासतों ने संघीय व्यवस्था के समर्थन में अपने कदम बढ़ाए थे। एक काम तो ये किया था, और क्या हुआ है? अब हम बात करेंगे भागीदार कौन कौन थे, कौन कौन शामिल हुए। तो प्रमुख भागीदार, प्रमुख भागीदार कौन कौन भागीदार बने? तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने सारे लोग थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनके मंत्री शामिल थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री व सभी मंत्री, कौन कौन शामिल थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और सभी जितने सारे मंत्री थे वो इसमें शामिल थे। उनके अलावा कौन शामिल हुए इनके साथ में? तो भारतीय रियासतों के शासक, वे राजा और नवाब जो ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो है अपना शासन चलाते थे। तो कौन? भारतीय रियासतों के शासक। भारतीय रियासतों के शासक शामिल थे। और कौन से शासक शामिल थे अगर ये चर्चा करें तो कौन से थे? वे राजा और नवाब, वे राजा और नवाब, वे राजा और नवाब कौन से? जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करते थे, जो
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करते थे। कौन से राजा और नवाब? जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करते थे वे राजा और नवाब इसमें शामिल हुए। और कौन वे? विभिन्न संगठन, इनके अलावा और कौन कौन से संगठन थे? तो भारत में से कई सारे संगठनों ने भाग लिया। तो विभिन्न संगठनों की बात करें तो कौन से संगठन? सबसे पहले बात करते हैं इस अधिवेशन में, ये जो सम्मेलन था इसमें भाग लेने वाले एक संगठन था जो था मुस्लिम लीग। कौन? मुस्लिम लीग। और कौन? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया, दलित समुदाय। कौन? दलित समुदाय। और दलित समुदाय में के जो प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। और कौन शामिल हुए? है ना, तो सिख प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और कौन थे? सिख प्रतिनिधि। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित समुदाय से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सिख प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अनुपस्थित कौन रहे? भाई इतने सारे लोग शामिल हुए, भागीदार बने, तो अनुपस्थित कौन थे? अनुपस्थित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुए। कारण क्या था? क्योंकि उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सक्रिय भागीदारी के कारण क्या हुआ? कांग्रेस ने इनका बहिष्कार किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस ने बहिष्कार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई थी। शामिल होने वाले कौन कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, भारतीय रियासतों के शासक जिनमें राजा और नवाब जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे वो शामिल हुए, और लीग, विभिन्न जो संगठन की बात करें तो मुस्लिम लीग शामिल थी, हिंदू महासभा थी, दलित समुदाय था, सिख प्रतिनिधि थे, है ना। और नहीं शामिल होने वाले में कौन है? तो नहीं शामिल होने वाले में कांग्रेस है। तो ये थोड़ा सा
ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ना। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। कांग्रेस ने सभी जितने सारे ये सम्मेलन थे, तीनों सम्मेलनों में केवल एक सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे सम्मेलन में, और प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे, है ना। वहां पे कई वैचारिक मतभेद होते हैं डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, गांधी इरविन समझौता होता है, तो वो सारी चर्चाएं हम करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है, तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें महात्मा गांधी शामिल होते हैं, लेकिन फिर तीसरे में नहीं जाते। तो ये तो था अपना पहला, जिसमें कौन कौन शामिल हो गए। अब महात्मा गांधी या कांग्रेस की बात करें, एक दूसरे के पूरक है ना। तो सम्मेलन को क्या किया महात्मा गांधी या कांग्रेस ने, क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि उन्होंने इसको दिखावटी, ब्रिटिश सरकार का दिखावटी कदम माना था। क्या माना था? दिखावटी कदम की ये केवल दिखावटी कदम है, इससे किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और महात्मा गांधी, पटेल और नेहरू ये तीनों के तीनों उस समय जेल में बंद थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, तो ये नहीं जा पाए, है ना। कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ा जनाधार था, और कांग्रेस सबसे बड़ा जनाधार होने के कारण अगर शामिल नहीं हुआ इस सम्मेलन में, पहले सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, तो ये सम्मेलन भी उतना सफल नहीं हो पाया। क्योंकि भारत में उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पूरे जोर पे था, अपने पूरी ताकत के साथ उभर रहा था और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहा था। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी सम्मेलन में चर्चाएं हुई, कौन कौन से विचार हुए, कौन कौन से सहमति के मुद्दे बने, उस पर विचार करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से विचार विमर्श किए गए उस समय, उन पे चर्चा करेंगे। क्या क्या विचार हुए, कौन कौन से विवाद हुए, कौन कौन सी चर्चाएं हुई, है ना। तो अभी हमने चर्चा की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, उनके उद्देश्य क्या थे, कौन कौन शामिल हुए, ये सारा विचार किया गया। अब हम बात करेंगे प्रमुख चर्चाएं और विवाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की प्रमुख चर्चाएं और विवाद की, कौन कौन सी चर्चाएं रही, क्या क्या विवाद हुए, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में संघीय संरचना बनी, भारतीय रियासतों ने संघीय सरकार की सहमति प्रदान की। तो संघीय शासन व्यवस्था, सहमति के मुद्दे कौन कौन से थे? सहमति के मुद्दों के बारे में बात करें तो पहला था संघीय शासन व्यवस्था। क्या था? संघीय शासन व्यवस्था के बारे में विचार किया गया। तो और ये व्यवस्था अपनाने का निर्णय किसने लिया? ये व्यवस्था किसने अपनाई? तो ये ब्रिटिश अधीन, ब्रिटेन के जितने राजा और नवाब थे उनकी बात हो रही है। उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार व रियासतों का जुड़ाव, सहमति का दूसरा मुद्दा ब्रिटिश सरकार व जो यहाँ के शासक थे उनकी जो रियासतें थी, उन रियासतों के जुड़ाव विशेष रूप से लिखने हुए। रियासतों का जुड़ा हुआ उससे एक दूसरे को
के साथ लेकर एक दूसरे के साथ कार्य करने की जो कार्यशैली प्रवृत्ति है उसको अपनाया गया। अब हम बात करते हैं विवाद कौन कौन से हुए। विवाद कौन कौन से विवाद हुए? सबसे पहला विवाद तो हुआ था अलग निर्वाचन का। विवादों की बात करें तो विवाद कौन कौन से थे? पहला था पृथक निर्वाचन या मुस्लिमों व अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या था, अलग से निर्वाचन की जो प्रणाली है वो शुरू की गई थी। इसको लेकर बहुत सारा विवाद हुआ। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर बनाम महात्मा गांधी की जो मांगे थी, ये दोनों आपस में जो इनके वैसे विचार तो सामान्यतया दोनों के वैसे ही नहीं मिलते थे। वैचारिक मतभेद तो पहले ही था, लेकिन उन वैचारिक मतभेदों को मंच प्रदान किया गया तो वो मांगे जो है वो भी एक विवाद बन गई। क्या? डॉक्टर अंबेडकर बनाम वर्सेज गांधी जी की मांग, ये भी बड़ा विवाद बना था। ये आरक्षण के पक्ष में, ये अलग निर्वाचन के पक्ष में, और ये उनका मत तो ये था कि बाकी जिस प्रकार से जो चल रहा है वैसे की व्यवस्था रहे, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं, और न तो अलग निर्वाचन मिले और न ही किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण की व्यवस्था हो। तो ये वैचारिक मतभेद रहा। परिणाम केवल और केवल संघीय जो शासन व्यवस्था है वो तो बनी, लेकिन और कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम बात करेंगे और क्या क्या हुआ। तो संघीय शासन व्यवस्था, रियासतों का जो रुख है वो किसकी ओर हो गया? संघीय शासन की ओर हो गया। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण कोई ठोस निर्णय तो वैसे ही नहीं हो पाया, है ना। ये था अपना पहला गोलमेज सम्मेलन, जिनमें बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी है जिनकी सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। रियासतों की क्या शर्त थी? अधिकार और विशेषाधिकारों की सुरक्षा। अब देखो यहाँ पर इस अधिवेशन में जो रियासतें थी, जो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थे, वहां के राजा और नवाब है, उनकी जो मांग थी उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो रियासतों की शर्त, रियासतों की क्या शर्त रही? रियासतों की शर्त रही, क्या शर्त रही बताओ दीजिए। अधिकारों और विशेष जो अधिकार है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो अपने जो पद है, जो सम्मान है, जो मान है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसको किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश शासन की ओर से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी दी गई अंग्रेजी सरकार को। तो पहली शर्त तो ये थी कि क्या हो, जो रियासतें हैं उनके अधिकार और जो विशेष अधिकार है उनकी सुरक्षा हो। दूसरा है भारतीय संघ का हिस्सा बनने को तैयार थे। भारतीय संघ का हिस्सा बनने को ये तैयार थे। तो ये तो थी इनकी आवश्यकताएं, जो भी जिस प्रकार से थी उन सब की हम चर्चा करेंगे हम आगे गांधी और। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे एक अलग परिणाम देखने को मिलता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। ऐसी स्थिति में हमें देखने को मिलता है गांधी इरविन समझौता। क्या गांधी इरविन समझौता कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो सारी जानकारियां आपको मिलेगी। उसका किसने प्रतिनिधित्व किया, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अनुपस्थिति के कारण कौन कौन सा नुकसान हुआ, हम उसकी बात करेंगे।
तो ये तो था अपना प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कहां से आया, इसकी क्या रूपरेखा बनी, उस सब का विचार हम करने वाले हैं एक एक पॉइंट के साथ। अब हम बात करेंगे एक विशेष क्वेश्चन के बारे में, है ना। कांग्रेस की अनुपस्थिति का कारण क्या था? प्रश्न है आपके लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति का कारण क्या था? ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तब तक हम बात करेंगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन की, उसकी कंप्लीट चर्चा करेंगे। अभी पहला गोलमेज सम्मेलन अपना हो गया है, हम बात करेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या निर्णय लिया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन जिसकी उतनी ज्यादा, जिस प्रकार से हम सफलता चाहते थे, जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार सफलता चाहती थी, वो सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने क्या सुधार किए, कौन कौन सी कार्य किए, उन पर विचार करें। तो हम बात कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, कौन कौन से यहाँ पर कार्य होते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के मध्य होता है। कहां पर होता है, स्थान कौन सा है? तो स्थान है लंदन, इंग्लैंड। स्थान कौन सा है? स्थान है लंदन, लोकेशन तो वही है। लंदन में होता है ना। अब इस सम्मेलन से पहले एक काम होता है, क्या होता है? सम्मेलन से पहले 5 सितंबर 5 मार्च 1931 को एक घटना होती है, और क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी कारण से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर भाग लेते हैं। अब अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वही है, पहले गोलमेज सम्मेलन में थे वही। तो बात करें अध्यक्ष की, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है कौन? कौन है अध्यक्ष? पहले के कौन थे? वही दूसरे के हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन अभी हमने पढ़ा, उसके जो अध्यक्ष है वही दूसरे के हैं। कौन है? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड दूसरे के अध्यक्ष भी यही है, और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री है ना। अब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होता है यहाँ पर, किसका? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन है?
कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन है? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि है महात्मा गांधी। कौन? पहले गोलमेज सम्मेलन में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कौन आए थे? वही दूसरे में है। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दलित समुदाय के प्रतिनिधि कौन? दलित समुदाय के प्रतिनिधि है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे। पहला मुद्दा, उसके बाद में परिणाम क्या हुआ, उन सब की चर्चा करने वाले हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उसका पूरा जो सम्मेलन है लगभग 3 महीने चला, है ना। अध्यक्ष रेमजे मैकडोनाल्ड है। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन? महात्मा गांधी है ना। कहाँ पे होता है? लंदन में होता है ना। गांधी इरविन समझौता इससे पहले हो जाता है। कब? 5 मार्च 1931 को हो जाता है। और 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता है होता है, उसके बाद में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होते हैं? महात्मा गांधी शामिल होते हैं। और सत्र कुल 16 सत्र यहाँ पे हुए। कितने सत्र? ये सम्मेलन 16 सत्रों में पूरा हुआ। 16 अलग अलग सत्र हुए, 3 महीने का टाइम लगा और 16 सत्रों में ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अल्पसंख्यक और पृथक निर्वाचन का जो प्रश्न है वो मुख्य विवाद बना। मुख्य विवाद क्या बना? अल्पसंख्यकों का और पृथक निर्वाचन का जो विवाद है वो मुख्य विवाद बना, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटेन की सरकार है, उन्होंने पृथक निर्वाचन का जो प्रस्ताव है वो पारित उन्होंने कहां पर कर दिया था? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में। अब यहाँ पे किस किस की कितनी भागीदारी रही वो देखना पहले जरूरी है। भागीदारियां अलग अलग लोगों की अलग अलग रही। सबसे पहले बात करेंगे हम सम्मेलन में भागीदार कौन कौन शामिल थे। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दो के नाम तो हमारे सामने है ही। और कौन कौन? हम संस्थाओं की बात करें तो मुस्लिम लीग हो सकता है ना। मुस्लिम लीग से कौन? आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना। और अन्य समुदाय में जिसमें हिंदू महासभा है, शैक्षिक प्रतिनिधि है, धार्मिक और संगठन है, महिला प्रतिनिधि है, ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी है वो सभी शामिल होते हैं, है ना। दलित वर्ग से बात करें तो दलित वर्ग से कौन आते हैं? दलित वर्ग से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते हैं। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। ये दो तो हो गया। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग। इंपोर्टेंट वाले लीग थे। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग से दो व्यक्ति सामने आते हैं। कौन? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरे कौन? दूसरे है आगा खां। कौन? आगा खां। ये दो लोग यहां पर शामिल होते हैं। ये तो हो गए शामिल होने वाले लोग। अब इनके अलावा अन्य कौन कौन से दल है? तो अन्य कौन कौन से दल है, कौन कौन से समुदाय थे? जिनमें हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, और कौन थे? हिंदू महासभा, दलित संगठन तो था ही, सिख प्रतिनिधि,
सिख प्रतिनिधि, देखो जो पेपर सेटर है वो उसके दिमाग में सारी चीजें चलती है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो सारे जितने सारे तथ्य हैं उन तथ्यों को कंप्लीट आप तर्कपूर्ण तरीके से आपको याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और कौन शामिल थे? सिख प्रतिनिधित्व था और हिंदू महासभा के सदस्य थे, उसके अलावा धार्मिक और भी जितने सारे धार्मिक संगठन थे। तो धार्मिक संगठन शामिल हुए, हो गए ना। महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुई यहाँ पर। कौन? महिला संघ की प्रतिनिधि। और कौन हुए? महिला संघ की प्रतिनिधि के अलावा ब्रिटिश सरकार के जितने सारे अधिकारी थे वो इसमें शामिल है। वो तो थे ही पहले, मंत्री, प्रधानमंत्री, सारा का सारा पूरा डिपार्टमेंट ही उनका था, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं और कौन शामिल थे, उन पर विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, इसके बारे में विचार करेंगे। तो क्या बात करेंगे? महात्मा गांधी की भूमिका। महात्मा गांधी की भूमिका। कुछ ना कुछ तो भूमिका रही होगी महात्मा गांधी की, है ना। यहाँ पे आए, कोई ना कोई तो काम किया था। तो सबसे बड़ी भूमिका थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, पहली भूमिका तो यही रही। उसके बाद में सहयोग का आधार, यहाँ पे आने का जो आधार क्या रहा, तो आने का आधार तो गांधी जी समझौता रहा, है ना, जो 1931 में 5 मार्च को हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं इनकी क्या क्या कौन कौन सी ऐसी मांगे थी। तो भारत को उत्तरदायी शासन देना, सबसे पहले भारत को उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई, तो ये इनकी भूमिका रही। संघीय ढांचे का समर्थन किया गया, जो संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचे का समर्थन, और क्या भूमिका रही। और हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों को जो अधिकार जो यहाँ पे मिले उनको लेकर थोड़ी चर्चा हुई। और पृथक निर्वाचन का विरोध, पृथक निर्वाचन का विरोध। महात्मा गांधी ने प्रथम पृथक जो निर्वाचन है उसका पुरजोर विरोध किया था। राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का जो साधन है, यहाँ से पहले भी इन्होंने क्या किया हिंदू मुस्लिम करके, सबसे पहले 1919 में भी, 1909 में, 1919 में काम कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन है उसका इन्होंने विरोध किया। 1931 में जो शामिल हुआ उसमें भाग लिया गया। अल्पसंख्यक जो प्रश्न है उस पर मतभेद, अनेक प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख मुद्दे और चर्चाएं। क्या ये थोड़ा बड़ा रहेगा, तो प्रमुख मुद्दे व चर्चा।
प्रमुख मुद्दे और क्या क्या चर्चाएं रही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। क्या क्या कौन कौन सी चर्चाएं रही, तो उत्तरदायी शासन की हम बात कर चुके हैं। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, भारतीयों को प्रशासनिक नियंत्रण मिले। उत्तरदायी से शासन कैसे, उत्तरदायी शासन क्या हो, भारतीयों को प्रशासनिक नियंत्रण, भारतीयों को प्रशासनिक नियंत्रण मिले, है ना। पूरा लिख दे मिले ताकि कंफ्यूज ना हो ना, कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है। और क्या चर्चा हुई, उसके अलावा संघीय शासन व्यवस्था हो, कैसी हो, संघीय शासन व्यवस्था की बात होती है। और संघीय शासन व्यवस्था कैसे हो, केंद्र और प्रांतीय जो सरकार है उनके बीच शक्तियों का बंटवारा हो। ये संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, तो केंद्र व प्रांतीय, केंद्र व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा हो, ये भी निर्णय लिया गया, ये भी निर्णय लिया गया। और क्या निर्णय लिया, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार जो है, मुस्लिम लीग और दलितों के जो राजनीतिक अधिकार है वो यहाँ पर मिलने की बात की गई। और जो पृथक निर्वाचन है, महात्मा गांधी ने पुरजोर इसका विरोध किया था, है ना। हाँ, महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया था इसका, पृथक निर्वाचन का, लेकिन उनकी यहाँ पर कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं कर पाए, पुनः हुआ, अनशन पर भी बैठे, लेकिन रिजल्ट जो है कहीं देखे तो हम महात्मा गांधी के फेवर में जरूर गया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और इनके बीच में जो पृथक निर्वाचन का जो विवाद था वो तो कब पूरा होता है, वो राजनीतिक आरक्षण को के आधार पे पूरा होता है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार। तीसरा कौन सा था, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो किस प्रकार से हो, मुस्लिम लीग और दलितों के जो राजनीतिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे उनके लिए। और पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन की जो प्रणाली है उसका भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चार आधार थे, उत्तरदायी शासन, संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के लिए क्या हो अधिकार मिले, और तीसरा पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। तो ये तो थे प्रमुख मुद्दे और उनकी चर्चाएं किस प्रकार। गांधी इरविन समझौते के बाद इन सम्मेलनों में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने भाग तो लिया था, तो भाग लिया था तो कई सारे काम भी हुए यहाँ पर, है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं पृथक निर्वाचन पर विवाद। किस प्रकार से हुआ, किन किन के बीच में हुआ, ये गांधी जी का विरोध विवाद, जो गांधी जी ने क्या कर दिया,
गांधी जी ने इसका विरोध किया। किसने किया? गांधी जी ने क्या किया? विरोध किया। इसका पृथक निर्वाचन का। और डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी। क्या थी? तो ये गांधी वर्सेस डॉक्टर अंबेडकर हो जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की मांग, ये दो चीजें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गांधी वर्सेस अंबेडकर हो ही जाता है। गांधी और अंबेडकर के बीच एक खतरनाक बहस होती है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हिंदू समाज को टूटने का डर था। विरोध का कारण क्या था? हिंदू समाज के टूटने का डर किसको सता रहा था? महात्मा गांधी को। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? पृथक निर्वाचन का विरोध किया। दूसरा था जो ब्रिटिश की नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। राज करो की नीति के कारण भी क्या हुआ? इनका विरोध हुआ। तो ये नीति इन्हीं की थी। इसका विस्तार हुआ। महात्मा गांधी को डर था कि फूट डालो राज करो की जो नीति है उसका क्या होगा? इससे विस्तार होगा। पहले भी बहुत सारा कर रखा है और हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की क्या मांग थी? डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मांग थी, अभी मिला नहीं था, है ना। डॉक्टर अंबेडकर की जो मांग क्या थी? दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन होगी। दोहरे मताधिकार की मांग। किसकी? दोहरे मताधिकार की मांग। दोहरे मताधिकार की मांग भी रखी गई। और क्या होता है? ये दोनों काम, पृथक निर्वाचन का प्रश्न है वो, इससे पूरा जो सम्मेलन है उस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। क्योंकि महात्मा गांधी ने बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे कि पृथक निर्वाचन मिले। और दोहरा मताधिकार का तो वैसे ही कोई प्रश्न उनके मन में था ही नहीं, उनका विचार ही नहीं था इस प्रकार का, तो है ना। तो हम बात करेंगे अब इन दोनों का मतभेद जो है, महात्मा गांधी ने क्या तर्क दिए, उधर डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। देखो, आपको कंप्लीट एक एक चीज व्यवस्थित रूप से मिलेगी। ये तो जिम्मेदारी मेरी है ना। हो सकता है संसाधनों की कमी हो, व्यवस्थाएं कंप्लीट ना हो, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल मजबूत मिलेगा। लगातार आप बने रहेंगे, देखेंगे, तभी बातें समझ में आएगी। कंटेंट की गारंटी ले सकते हैं, इसके अलावा तो और क्या ही बताया आपको, है ना। तो ये तो हो गया अपना कौन सा? पृथक निर्वाचन पर विवाद, गांधी जी ने विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर की क्या मांग थी, ये तो हो गई। अब हम बात करेंगे गांधी और अंबेडकर के मतभेद क्या क्या हुए, दोनों का तर्क क्या क्या था, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार से दोनों की बात में सुलह हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। ठीक है। तो अगला अपना पॉइंट क्या रहेगा?
वो रहेगा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे मतभेद हो जाता है। मतभेद और जिसका परिणाम क्या होता है, किस प्रकार से उस किस परिणाम के तहत उनको जो है वो सुलह होती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का मतभेद। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का मतभेद। तो गांधी के तर्क, गांधी के तर्क और डॉक्टर अंबेडकर के तर्क, और किसके, डॉक्टर अंबेडकर के तर्क। दोनों ने कौन से तर्क दिए, किस तर्क से दोनों काम करते हैं, वो हम चर्चा करें। सबसे पहले पृथक निर्वाचन से महात्मा गांधी कहते हैं, पृथक निर्वाचन से हिंदू समाज स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा। पृथक निर्वाचन से अगर दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया, अगर पिछड़ों को पृथक निर्वाचन दे दिया, तो हिंदू समाज क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए यानी स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। पृथक निर्वाचन से हिंदू समाज हमेशा के लिए या स्थायी रूप से स्थायी रूप से पृथक हो जाएगा। गांधी ने दूसरा तर्क क्या दिया, दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन में सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव। सामान्य दलितों के लिए दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन में सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव। आरक्षित करने का प्रस्ताव ये रखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दो तर्क दिए गए, और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की क्या तर्क थे। डॉक्टर अंबेडकर का पहला तर्क था, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व चाहिए। क्या, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अलग राजनीतिक पहचान, अलग राजनीतिक पहचान व प्रतिनिधित्व चाहिए। पहचान व
प्रतिनिधित्व है। चाहिए। दूसरा तर्क क्या था? सामान्य निर्वाचन में दलितों की आवाज दब जाएगी। उनका भी तर्क था। इन्होंने क्या कहा? दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन में सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि सामान्य निर्वाचन में क्या होगा? दलितों की जो आवाज है वो दब जाएगी, उस पर कोई गौर नहीं करने वाला है, क्योंकि इनकी स्थिति पहले ही खराब है। और जिनकी स्थिति पहले खराब होती है उनको आप सामान्य निर्वाचन में रखोगे, चाहे आरक्षण दे दो चाहे कुछ करो, है ना? तो इनकी आवाज जो है वो दब जाएगी, बिल्कुल ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। ये किसका कहना था? डॉक्टर अंबेडकर का कहना था। तो सामान्य निर्वाचन में दलितों की आवाज दब जाएगी। जब दलितों की आवाज ही नहीं रहेगी, जब पिछड़े वर्ग का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, लोग उनको उनके साथ वही सलूक करेंगे, उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जिस प्रकार से पहले कर रहे हैं। आप आरक्षण दे दो, आरक्षण से आप एक सीमित सीटों पर आरक्षण दे सकते हैं, राजनीतिक आरक्षण दे सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है क्या? तो इसीलिए पृथक निर्वाचन ही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन महात्मा गांधी को डर था कि अगर पृथक निर्वाचन मिल जाता है, किनको? दलितों और पिछड़े वर्ग को अगर पृथक निर्वाचन मिल जाता है तो हिंदू समाज स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, हिंदू समाज जो है टूट जाएगा इससे। तो ये तो दोनों के थे तर्क। अब कौन गलत कौन सही? और इनका जो समाधान क्या हुआ? 1931 में ही पुन्ना पैक्ट के द्वारा इनका क्या होता है? समाधान होता है। क्या होता है? पुन्ना पैक्ट के द्वारा इनका समाधान होता है। उन पर चर्चा करेंगे बाद में। तो इन दोनों के बीच जो सुलह होती है, समाधान क्या है, बात करेंगे। दोनों के मतभेद का समाधान। महात्मा गांधी यरवदा जेल में क्या हो जाते हैं? अनशन पे बैठ जाते हैं, है ना? तो वहीं पे क्या हो जाता है? पुन्ना पैक्ट लेकर आते हैं। और पुन्ना पैक्ट से क्या हो जाता है? इसका समाधान हो पाता है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। पुन्ना पैक्ट कब हुआ था? 1931 में ही हुआ था। तो पुन्ना पैक्ट से इसका समाधान निकलता है ना? महात्मा गांधी यरवदा जेल में, पुन्ना में अनशन पे बैठ जाते हैं और महात्मा गांधी और इन दोनों के बीच में, डॉक्टर अंबेडकर दोनों के बीच में क्या हो जाती है? बाद में एक सुलह होती है, एक समझौता होता है। तो ये तो था सम्मेलन में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, लेकिन आप देखते रहे, आपको पूरा कंटेंट पूरा मिलेगा। ये व्यवस्थित रूप से देखें, है ना? अब हम बात करेंगे तीसरे, सॉरी, इसका जो अभी हमें एक चीज और बच गई है अपनी, कौन सा? इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम की बात करें, व्यवहारिक रूप से परिणाम क्या होना था उसकी चर्चा करने वाले हैं अभी। तो किसका परिणाम? तो अब हम बात करेंगे उसके परिणाम की। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उनका परिणाम क्या निकला, उस परिणाम के बारे में विचार करेंगे। क्या आप देखेंगे परिणाम? क्या परिणाम आया उसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विभाजित विचार और गतिरोध जो देखने को मिलता है, वो डॉक्टर अंबेडकर
इन दोनों के बीच में गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, संघीय ढांचे पर जो है सैद्धांतिक सहमति बन गई, लेकिन वितरण जो विवरण है वो सही नहीं तय नहीं हो पाया। सैद्धांतिक सहमति मिली लेकिन विवरणों की कमी थी। किसकी? संघीय ढांचे पर। संघीय ढांचे पर क्या हुआ? सैद्धांतिक सहमति। सैद्धांतिक सहमति बनी, पहला काम तो ये हुआ। उसके अलावा ठोस निर्णय का अभाव। निर्णय का अभाव देखने को मिला, है ना। संविधान की कोई प्रगति नहीं हुई और गांधी जी की निराशा और भारत वापसी। संविधान की कोई प्रगति, गांधी जी को निराशा हाथ लगी। पृथक निर्वाचन दलितों को तो नहीं मिला, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो पहले मिला हुआ था वो तो पहले ही तैयार था उनके लिए। तो ये तो सामने आया ही। उसके बाद में क्या हुआ? गांधी जी की निराशा और भारत वापसी हो गई, ये इनका परिणाम रहा। सम्मेलन बिना निर्णय के समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार का हवाला एकता की कमी थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि ये जो सम्मेलन है इसमें एकता की कमी थी, जिसके कारण कोई विशेष निर्णय नहीं हो पाया। तो ये तो थे इनके परिणाम के बारे में विचार किया। अब ऐतिहासिक महत्व जो है वो क्या क्या बने। सहमति का अभाव रहा। सहमति नहीं बनने के कारण क्या था? सहमति नहीं बनने के कारण अल्पसंख्यक जो पृथक निर्वाचन था, उसके अलावा दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन था, उन दोनों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी में तो बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद में ठोस निर्णय नहीं हो पाया। ये तो सारा था जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो। अब हम बात करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, है ना। तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या हुआ, क्या निर्णय निकला, कहां से शुरू होता है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें विशेष रूप से देखने को मिलेगी। ये कब हुआ? पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा। पहला हुआ 1930-31 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में होता है। और कब होता है? 17 नवंबर से 24 नवंबर तक होता है ना। ये 31 में होता है, दिसंबर तक होता है ना। अब ये जो होता है कब होता है? ये 17 नवंबर से स्टार्ट होता है और कब पूरा होता है? 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है। तीसरा जो है वो क्या? द्वितीय के बाद में तृतीय। गोलमेज सम्मेलन। ये भारतीय विकास यात्रा का एक मुख्य पहलू बनता है। भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है उसमें, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आता है, जो मिनी संविधान है, वो इसके बाद में ही आता है। यहाँ से कई सारे निर्णयों को वहां पे काम में लिया गया। तो ये कब बनता है? ये कब आता है? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 से
24 दिसंबर 1932 तक ये समय। अब हम बात करेंगे, एक देखो विचारणीय विषय है कि हमने सारी चीजें देखी। हमने ये देखा कि पहले जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कौन कौन शामिल हुए, दूसरे में कौन कौन हुए, अब तीसरे की बात करेंगे। तो ये तो सारी चीजें। अब यहाँ पर एक बात है देखने को मिलती है कि सदस्यों की संख्या कितनी रही। 17 नवंबर 1924 से लेकर 24 दिसंबर 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 तक ये होता है। यहाँ पर हम तीनों सम्मेलनों की तुलना करेंगे, क्योंकि जो अंतिम सम्मेलन है उसमें हमें देखने को मिलता है सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है। पहले में कितनी होती है, दूसरे में कितनी होती है, तीसरे में कितनी होती है। हम बात करेंगे प्रथम सम्मेलन, कौन सा, इसको आप इधर नहीं लिख के इधर अलग से लिख लो एक बार, है ना। प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन में कितने सदस्य थे? तो पहले सम्मेलन में 89 सदस्य थे। कितने? 89 सदस्य। द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन में 112 सदस्य थे लगभग। कितने? 112 सदस्य लगभग। क्या 112 ही थे ना, 112 सदस्य। और तीसरा जो तृतीय सम्मेलन है, तृतीय सम्मेलन ये कब होता है? ये होता है 1930-31 में, 30-31 में। ये होता है 1931 में। ये होगा, ये कहाँ पे लिख दिया, 1931 में। और लास्ट वाला होगा 1932 में, है ना। इसमें जो सबसे कम सदस्य थे, कितने सदस्य थे? मात्र 46 सदस्य। मात्र 46 सदस्यों ने भाग लिया। तो ये क्या है? ये है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पहले में कितने थे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने थे। अब यहाँ पे दूसरे में लास्ट में क्या होता है, कम क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, उसके साथ में जो ब्रिटिश सरकार की विपक्षी पार्टी थी लेबर पार्टी, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया। कम उपस्थिति के का कारण क्या था? मात्र 46 सदस्यों ने भाग लिया। कम उपस्थिति का कारण क्या था? कारण की बात करें तो कांग्रेस व लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की थी, द्वारा बहिष्कार, कांग्रेस और लेबर पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब ये कहां पे हुआ? स्थान की बात करें तो स्थान यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यूनाइटेड, लंदन में ही हुआ, यूके में ही। तो
लंदन, इंग्लैंड। ठीक है। प्रभाव कम रहा। इस पार्ट यहाँ पर इस समय कौन कौन भाग लेते हैं? ब्रिटिश अधिकारी। हाँ, सदस्यों की बात करें तो सदस्य कौन कौन थे? एक तो ब्रिटिश अधिकारी भाग लेते हैं। उनके अलावा कौन भाग लेगा? ब्रिटिश अधिकारी, उसके बाद में देशी रियासतें, देशी रियासतें भी इसमें शामिल है। देशी रियासतें, दलित प्रतिनिधि, है ना, दलित प्रतिनिधि। और दलित प्रतिनिधि के रूप में कौन जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इनको ही थी, तो दलित प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो इनमें भाग लेने वाले सदस्य हो गए। कौन कौन से सदस्य? दलित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ब्रिटिश अधिकारी भाग लेते हैं और देशी रियासतें भाग लेती। कितने सदस्य? मात्र 46 सदस्य हैं। और कांग्रेस और लेबर पार्टी ने क्या कर दिया? इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या हुआ। यहाँ पे जेल, और जेल के कारण कई सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। ब्रिटिश जो लेबर पार्टी है उनकी भी यहाँ पर अनुपस्थिति रहती है, वो भी देखने को मिलती है। तो दोहरा बाइकआउट, डुअल बाइकआउट, दोहरा बहिष्कार इसे कहा जाता है। तो ये दोहरा बहिष्कार हुआ। क्या हुआ? दोहरा बहिष्कार। ब्रिटिश लेबर पार्टी भी इसका बहिष्कार करती है और कांग्रेस पार्टी भी इसका बहिष्कार करती है। तो इसे डुअल बाइकआउट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी और ब्रिटेन की सबसे प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है, दोनों अनुपस्थित रहती है। ब्रिटेन की प्रमुख जो विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी क्या कर देती है? इस सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देती है। तो ये डुअल बाइकआउट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भाग लेते हैं। उसके अलावा तेज बहादुर सिप्रू। यहाँ पे ये सम्मेलन काफी कमजोर रहा। कौन भाग लेते हैं? यहाँ पे दो दलितों की बात करें तो एक यहाँ पर दलितों के लिए जो प्रतिनिधि है वो कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। उनके साथ में तेज बहादुर सिप्रू भी शामिल होते हैं, है ना। और प्रमुख उपस्थित नेता जो भारत के एक प्रमुख उपस्थित नेता जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिरले नेताओं में शामिल है, चर्चाओं में दिशा दी और संवैधानिक विशेषज्ञता के साथ में बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों जो सम्मेलन है, तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, क्योंकि दलितों की स्थिति सुधारना इतना आसान नहीं था। तेज बहादुर सिप्रू है, वो संवैधानिक विशेषज्ञता के कारण यहाँ पे आते हैं, है ना। अब यहाँ पे ब्रिटेन सरकार क्या करती है? एक व्हाइट पेपर जो है जारी करती है, जिसे श्वेत पत्र जो 1933 में जारी होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार बनता है ना। क्या बनता है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये तो रहा इनके बारे में। दो तीन शामिल कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा होगी। सारी एक एक बात की आपको खोलकर बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन टू लाइन, अक्षर टू अक्षर आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं देशी रियासतों में भागीदार और श्वेत पत्र के बारे में। जो व्हाइट पेपर मार्च 1933 में आता है, वो क्या निर्णय लेकर आता है ना। देशी रियासतों की क्या भागीदारी रहती है
उनके प्रमुख पिछले सम्मेलनों के मुकाबले संख्या प्रतिनिधित्व कम था, उसका क्या कारण था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जान चुके हैं। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और ये दोनों तो शामिल नहीं थे, तो ये तो सबसे बड़ा कारण रहा, है ना। अब इन सब के साथ में क्या हुआ, ये सबसे कमजोर सम्मेलन था। परिणाम की बात करें तो सबसे कमजोर सम्मेलन, सबसे कमजोर सम्मेलन रहे। कमजोरी का कारण आपको पता चल गया है, दो कारण थे कि दोहरा बाइकआउट यहाँ पे हुआ, आपको डबल बाइकआउट देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये सम्मेलन काफी कमजोर रहा। अब ये तो था, अब इसके प्रभाव क्या हुए। उससे पहले सम्मेलन की चर्चाओं पर आधारित एक क्या होता है, श्वेत पत्र जारी किया जाता है 1933 में। क्या जारी किया जाता है, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी किया जाता है, कब, 1933 में। कब जारी किया जाता है, 1933 में जारी किया जाता है। और ये जो सम्मेलन है, व्हाइट पेपर, ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव है नए संविधान की रूपरेखा। ये श्वेत पत्र क्यों जारी किया जाता है, क्या कारण है, तो ये क्या था, नए संविधान की रूपरेखा। ये परिणाम ही है ना। तो नए संविधान की यहाँ पर रूपरेखा तैयार हो जाती है। अब ढांचा किस प्रकार से होगा, केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार से होंगे, प्रांतीय स्वायत्तता होगी, और शासन जो संघीय ढांचा है वो किस प्रकार से होगा। और ये क्या बनता है, ये बनता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार। भारत सरकार अधिनियम कब का, 1935 का आधार। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य आधार है वो ये बनता है ना। ऐतिहासिक महत्वों की बात करें तो ये संघीय संरचना और द्वैध शासन प्रणाली का यहाँ पे विकास होता है। श्वेत पत्र जो संयुक्त समिति की समीक्षा पर आधारित रिपोर्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान की सबसे मजबूत नींव कौन, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका आधार बनता है। और यही आधार जो है आगे जाकर क्या बनता है, भारतीय संविधान की प्रमुख नींव बनती है ना, सबसे मजबूत नींव बनती है। तो ये तो था अपना कौन सा, तीन सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हमने बात की थी लेके आने की। तो वो कंप्लीट टॉपिक हमने कंप्लीट चर्चाओं के साथ में पूरा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको देख के मजा आए तो अपना जो प्यार है वो लगातार बनाए जारी रखें, देखते रहें। वीडियो में आप एक तो वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस थे अपने, है ना, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन अपना बनता है, वो क्वेश्चन आपसे मौखिक पूछता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, है ना। क्वेश्चन तो ये बनता है कि तीनों सम्मेलनों में भाग लेने